क्योंकि आजकल ना रिश्ते इस कदर ख़राब हो रहे हैं और हमें लगता है कि क्या रीज़न है, शायद हम में ही कुछ कमी है। लेकिन नंबर्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जो हमारा कर्म है वो हमारे भाग्य को बनाता है। तो इनमें से बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? क्या डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पर? क्या आप जानते हैं हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं नंबर्स से। अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी काउंट करते हैं वो भी एक नंबर है। हमारी एज वो भी एक नंबर है। इवन हमारे बैंक में जितने पैसे हैं वो भी नंबर्स में, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इन्हीं नंबर्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद है रेडियो वाला पॉडकास्ट में नीलू शर्मा जी, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैम से बहुत सारी बातें जानेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीत जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा स्वागत करने के लिए आप लोगों का थैंक्स। जी। तो मैम ये कैसे सोचा आपने कि आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, या कुछ और सोचा था अपने लिए पहले, देन चेंज किया? क्या कैसी रही थी ये जर्नी? देखिए, ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। प्रोफेशन से आई एम अ लॉयर, जी लॉ कॉलेज में पढ़ाती थी। जी देन आई क्विट माई जॉब फॉर माई हॉबी। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मेरी एक दोस्त को एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत थी और उसे पता था कि एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है। सो शी टॉक टू मी कि भाई कैसे करना है। तो मुझे हिसाब से जो भी लगा कि ये एस्ट्रोलॉजर अच्छे हैं, हेल्प कर सकते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हैं, तो मैं उनके पास उनको लेके गई। बट क्या हुआ कि वो कुछ दिन का प्रिस्क्रिप्शन जैसा बनाकर उसकी हेल्प करने लगे। उन्होंने पूरी तरह से उसकी प्रॉब्लम उसके मुंह से नहीं सुनी जी लेकिन अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो है जो चार्ट देखकर प्रॉब्लम समझ जाए, लेकिन डिस्कस तो करे। जी उन्होंने डिस्कस भी नहीं किया। 6 महीने तक वो लड़की यही करती रही, आप ये रेमेडी करें फिर वापस आए, ये रेमेडी करें फिर वापस आए। उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे समझ में आया कि अब ये एस्ट्रोलॉजी जो है एक हेल्प करने की बजाय एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है कम्प्लीटली, और आप अपने लिए पैसा देख रहे हो जी जबकि दूसरे को शायद बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्प। एग्जैक्टली। उसकी बजाय फोकस है अपनी वेल्थ पर। तो यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया एंड आई डिसाइडेड कि जब मेरी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी तो क्यों ना मैं इसको एक प्रोफेशन के जैसे लेने लगूँ। और मेरा शुरू से बचपन से मन था कि मुझे सोशली भी कुछ करना है। लोगों को लगता है आप सोशली क्या करेंगे इसके साथ, मैं कर पाती हूँ। बहुत से अपने क्लाइंट्स को एक बार उनकी हॉरोस्कोप देखने के बाद कहती हूँ कि आपको कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ये सावधानियां रखें। शायद आपके हॉरोस्कोप में कोई रेमेडी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी लेने की जरूरत है। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि लाल किताब भी है मेरा फोर्टे, उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें कुछ सावधानियों के ऊपर बहुत फोकस किया गया है। तो अगर आप वो सावधानियां रखते हैं तो आपकी लाइफ में चीजें डिसबैलेंस होंगी ही नहीं। सो इस तरह से करके मैंने अपने आप को एस्ट्रोलॉजी की तरफ किया, कुछ नए कोर्सेज किए, कुछ बेटर स्थिति में लेके आई। क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो एटलीस्ट आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि मेरी हेल्प के थ्रू इसका फ़ायदा होगा। सो इस तरह से करके मैंने अपने आप को एज लेक्चरर टू स्विच एस्ट्रोलॉजर। ओह, तो नंबर्स पे बातें चल रही हैं। हमारे साथ नीलू शर्मा जी मौजूद हैं और मैम आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, नंबर बिहाइंड द रिलेशनशिप। क्योंकि आजकल ना रिश्ते इस कदर ख़राब हो रहे हैं और हमें लगता है कि क्या रीज़न है, शायद हम में ही कुछ कमी है। लेकिन नंबर्स का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जैसे कि मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इनके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूँगी, कैसे जाने कि हमारा नंबर क्या है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं आज भी, वो अपना नंबर ही नहीं पता कर पाते। तो क्या बेसिक रूल है अपना नंबर जानने का? गीत देखिए, न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है, जी ठीक है। हमारे आने से पहले नंबर्स शुरू हो गए, ठीक है। वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को हम लोग फॉलो करते हैं, पाइथागोरस फॉलो करते हैं। पर स्पेरियल करके एक राइटर हुए जिन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है एज इट इज संस्कृत के वर्ड्स को, जो हमारे पुराणों से उन्होंने लिए, जो यही रहकर उन्होंने किसी ऋषि से सीखे थे। तो इंडियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम इंडियन न्यूमरोलॉजी चलें तो वेस्टर्न में आपको 1 to 9 नंबर्स मिलेंगे। इंडियन न्यूमरोलॉजी बात करती है 0 to 9। ओके, दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। बहुत कम लोग जानते हैं। 0 मीन्स अनंत, ठीक है, जिसे हम शुरू करते हैं ओम से। ओके, ठीक है।
तो ये एक आनंद है। और आपने कहा कि पूरा वर्ल्ड घिरा है, पूरा ब्रह्मांड घिरा है नंबरों से। ठीक है, हमारे सप्तऋषि हुए, हमारी सप्त नदियाँ हुई, ये भी नंबर्स हैं, हमारे 3 लोक हैं, हमारे 3 देवता हैं, ये सब कहीं ना कहीं नंबर्स से जुड़े हुए लोग हैं। जी जी। ठीक है ना, नंबर्स से जुड़े हुए हैं। और जब हम जिस दिन पैदा होते हैं, जैसे हम अपने कार्य करते हैं, तो हम भी अपना पर्टिकुलर एक नंबर लेकर आते हैं। ठीक है, इसमें एक कार्मिक डेप्थ होता है नंबर्स, जैसे 16, 13, 14, 19, इस तरह के नंबर्स जो हैं ये आपके पिछले जन्मों के पूर्व कर्म को यहाँ पर लेकर आते हैं। आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना होता है। जी। ठीक है जी। तो जब हम इस तरह से नंबर्स से घिरे होते हैं, वो नंबर्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट नंबर कौन सा है आपके लिए। ठीक है जी। वो 2 तरह के नंबर होते हैं। एक को हम कहेंगे लाइफ पाथ नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे मूलांक। जो आपकी डेट है, जिस डेट को आपने जन्म लिया है, जैसे मैंने बताया अभी कार्मिक डेप्थ के नंबर जी। ठीक है, तो आपकी डेट आपको ये बताएगी आप कितने स्ट्रांग हैं, आपकी बेसिक नेचर क्या है, आपका ये मूलांक है। जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को डे, मंथ एंड ईयर के साथ काउंट करके प्लस करते हैं, सिंगल डिजिट पे लाते हैं, तो वो हो गया आपका भाग्यांक। तो वो आपको ये बताएगा कि किस फील्ड में आपको चलना है, कौन सी डेट्स आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या चीजें आपके भाग्य को इनहेंस करने वाली हैं। तो ये 2 बेसिक नंबर हैं जिनको हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगी, एक सेल्फ गाइड हो जाएगी कि अगर आपने अपना मूलांक जाना, जैसे जितने भी लोग 19 तारीख को हुए हैं, है ना जी, और 1 तारीख को हुए हैं, 10 तारीख को हुए हैं, इनका मूलांक हो गया 1। ये बड़े स्ट्रांग हैं। ठीक है, ये स्टैंड लेते हैं, ये सूर्य का नंबर है, तो इनको वो तेज भी देता है जी। ठीक है जी। जब आप इसी डेट के साथ मंथ और ईयर ज्वाइन करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका भाग्यांक। तो आपको पता है आपको किस फील्ड में जाना है अपनी इस एनर्जी के साथ। ठीक है, सो यू कैन कंफर्टेबली चूज योर फील्ड। ठीक है, चूज योर डेट्स कि भाई ये चीज मेरे लिए अच्छी आई है जी, मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये भाग्यांक मुझे यहाँ से काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, ये सूर्य का दिन है, हम 1 नंबर की बात कर रहे हैं जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 1 नंबर जो है, ये लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आप नंबर भी देख रहे हैं, सीधा खड़ा है, नंबर की पोजीशन भी जो है इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, तो ये स्टैंड लेंगे। इनका मूलांक हो गया 1। तो ये अपनी नेचर से थोड़े से अड़ियल होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। तो ये अपने काम को समझ सकते हैं, जिस काम में इनको तेज मिलेगा ये वो काम करेंगे जी, अपनी नेचर को समझ जाएंगे। ठीक है, जब ये अपनी पूरी बर्थ डेट को प्लस कर लेते हैं, यानी कि डे प्लस मंथ प्लस ईयर, और ईयर हमें सेंचुरी के साथ लेना है यहाँ, जब इससे हमें नंबर प्राप्त होगा वो हमारा भाग्यांक होगा। तो जब भाग्यांक और मूलांक दोनों आपके पास आ गए, तो आप अपनी नेचर को समझते हुए और भाग्यांक की नेचर को समझते हुए अपने लिए प्रोफेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की चीजों में आपको जाना चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं जी, कौन से दिन आपको निकलना चाहिए कि आपको हेल्प आउट हो, आपके काम पॉजिटिव जाएं। तो बेसिकली लोगों को अपने ये 2 नंबर इम्पोर्टेंटली समझने चाहिए कि उनका मूलांक क्या है, जिसे हम इंग्लिश में पाथ नंबर कहते हैं, लाइफ पाथ नंबर, और उनका भाग्यांक क्या है जो उनके भाग्य को इनहेंस करे, अकॉर्डिंगली काम करे जी। ठीक है जी। तो आपने जो पूछा कि 2 बहुत इम्पोर्टेंट नंबर, बिल्कुल आप अपनी डेट प्लस कीजिए, सिंपल, ये आपका मूलांक है। आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ प्लस कीजिए, सिंपली ये आपका भाग्यांक है। तो मुझे लगता है आज लिसनर्स को ये जो कंफ्यूजन थी दूर हो गई होगी, बहुत इजी है। और मैम एक और क्वेश्चन है, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं जो हमारा कर्म है वो हमारे भाग्य को बनाता है, तो इनमें से बड़ा कौन है, कर्म या भाग्य? पहली लाइन जो मैं कहूंगी, आपने सिक्के देखे हैं ना भारत सरकार के या किसी जी, किसी एक पहलू से आप उसे चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल है ना, चला सकते। तो भाग्य और आपका कर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस भाग्य को आप करके आए हो वो प्रारब्ध है आपका,
वो डिसाइड करेगा कि आपने अंबानी जी के घर पैदा होना है या नॉर्मल से बिजनेसमैन के घर पैदा होना है जी या एक स्कूल टीचर के घर आना है। तो आपकी बेस तो वहीं से डिसाइड हो गई। तो ये तो आपके भाग्य ने काम किया, आपके कर्मों ने काम किया, लेकिन भाग्य आपको यहाँ ले आया। ओके भाग्य ने आपको वो जन्म दिया। तो यहाँ से आप कितना भी आगे बढ़ोगे अपने कर्मों से, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य के रोल तो हो गया ना वहाँ से स्टार्ट। जी आपको एक बिल्कुल नीचे की सीढ़ी से स्टार्ट करना है और ऊपर तक पहुँचना है, और एक बच्चे को मिडवे से स्टार्ट करना है और ऊपर तक पहुँचना है। तो जितने भी वो कर्म रहेंगे फिर भी उनकी रीच में एक फर्क होगा कि वो कहाँ तक पहुँचते हैं। जी ठीक है। तो साफ साफ गीता में भी कहा गया है कि अगर आप कर्म नहीं करोगे आपका भाग्य नष्ट हो जाएगा। ओके है ना। तो पहली चीज, भाग्य से हमने जन्म लिया, लेकिन वो भाग्य भी किससे बना? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से बना। तो आप दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट कौन है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बहुत अच्छा भाग्य लेके आओ, आपके पिताजी ने अरबों की संपत्ति आपको दी हो, लेकिन आपने काम करना बंद कर दिया, आपका भाग्य कैसे बना रहेगा? बिल्कुल खत्म होगा ना। धीरे धीरे आप डाउनफॉल पर आएंगे। तो दोनों को इक्वली महत्व देते हुए चलना चाहिए। देखिए, कर्म एक मजदूर कितनी मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी उसके पास होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उसका भाग्य है कहीं ना कहीं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी वो एक प्लेस पे है ना, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ये दोनों एक ट्रेन की दोनों तरफ की रेल है, जिसके ऊपर ही चलकर आप जाएंगे, किसी एक का हाथ नहीं पकड़ सकते। दोनों की इम्पोर्टेंस अलग है। इम्पोर्टेंस है जी। और आपके कर्म डिसाइड करते हैं आपके इस जन्म के रिजल्ट को भी और आगे आने वाले बर्थ को भी, कि आप कहाँ बर्थ लेंगे, किस तरह की आपकी चीजें होंगी। और आप मोक्ष चाहते हैं तो कान्हा की बात मानिए कि कर्म कीजिए बट रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। जिन्होंने रिजल्ट की चिंता छोड़ दी वो इस झंझट से निकल ही जाते हैं, उनको मोक्ष मिल ही जाता है, जीते जीते मिल जाता है। देखो, एक छोटा सा बच्चा जब पढ़ाई करता है तो वो ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, वो पता है क्यों पढ़ता है? एग्जाम में रिजल्ट एंड परसेंटेज क्या है। तो आपने क्या करा? कर्म से पहले उसके रिजल्ट की चिंता करी। अब आपका कर्म जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा रिजल्ट से आगे। बट जब एक बच्चा सिर्फ इसलिए किताबें पढ़ता है कि उसको पढ़ना है, सीखना है, इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा डजंट मैटर, वो वाकई में आगे जाकर एक बहुत अच्छा यंग नॉलेजेबल व्यक्ति बनता है और कहीं ना कहीं फिर उसका भाग्य काम करता ही है। जी ठीक है। सो कर्म इम्पोर्टेंट है दो तरीके से। अगर आप इस दुनिया में अच्छी चीजें चाहते हैं तो भी अच्छा कर्म कीजिए, और मुक्ति चाहते हैं तो बिना फल के रिजल्ट के कर्म कीजिए। आप टेंशन फ्री भी रहेंगे और आपके कर्म भी आपके साथ चलेंगे। तो उससे क्या होगा? दोनों चीजें बनेंगी, आपका भाग्य भी और आपका मोक्ष का रास्ता भी। जी। सो दोनों ही एक दूसरे को पूरक है, आप बिना किसी एक के आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी ठीक है जी। मैम, एक और सवाल पर मैं आना चाहूँगी। अच्छा, बहुत सारे कपल्स ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारा आज का यही टॉपिक है, नंबर बिहाइंड द रिलेशनशिप। और कुछ कपल्स नहीं एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो जो खुश हैं वो क्यों खुश हैं, क्या रीज़न है, क्या सीक्रेट है एक हेल्दी रिलेशनशिप का? देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप का बहुत कॉमन सा सीक्रेट है जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ नहीं है, बट मुझे यहाँ बोलने का मौका है तो मैं ज़रूर बोलूँगी जी। हम ये तो सीख लेते हैं कि हमें क्या बोलना है, बट हम ये नहीं सीख पाते चुप किस बात पर रहना। ओके। अगर आप चुप रहना सीख लें ना तो रिलेशनशिप में ही नहीं, आप अपनी बहुत सारी फील्ड की प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? व्हेन यू लर्न वेयर टू शट। जहाँ अब इससे आगे नहीं बोलना है। अगर आप न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बेटा कंपैटिबिलिटी देखनी चाहिए जी। अगर आप कंपैटिबल हो, देखो कुछ नंबर्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंपैटिबल नहीं होते, क्योंकि हर नंबर अपने ग्रह से, अपने देवता से, अपनी एक ओन पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है जी। ठीक है। हम एक नंबर का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, मैंने आपको बताया थोड़े अड़ियल होते हैं, अपनी तरह से काम कराना चाहते हैं, नेम फेम इन्हें अच्छा लगता है। अब इसकी 2 नंबर वाली लड़की से शादी करा दीजिए। वो क्या है? वो बहुत इमोशनल है, वो बात बात पे रो देती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका 2 नंबर
11 से बन के जुड़ा हुआ है तो वो डिक्टेटर भी होती है। ओके। वो नहीं, वो जो घुटने के बल बैठ जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। ठीक है, आप इतने प्रैक्टिकल हो, आप उसका इमोशन ही नहीं समझ पाओगे 2 नंबर वाले का, कि वो हर चीज को इमोशनली कर रही है। आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आप उसको सब चीजों को प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो अब देखो कैसे बनेगी इस रिलेशनशिप की, है ना। तो 1 नंबर वालों को दूर रहना चाहिए खुद 1 से, ओके, है ना जी। 2 नंबर से, 5 नंबर से, ओके, ठीक है जी। क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। और 1 को 1 से दूर क्यों रहना है, क्योंकि भाई 2 सेम नेचर के अड़ियल लोग भी आपस में दिक्कत करेंगे। तो ये समझने की बात है कि अच्छी रिलेशनशिप के पीछे अगर आप थोड़ा सा चीजें देख लेते हो, या मान लीजिए आप रिलेशनशिप में और प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, 1 नंबर वाले लड़के ने समझा कि ठीक है मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं अड़ियल जिद्दी हूँ और ये इमोशनल है, अगर वो उसके हिसाब से थोड़ी सी चीजें प्रैक्टिकली रिफाइन कर लेता है तो वो ठीक हो जाएगी। ओके। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं करते ना कि किसी के पास जाओगे, भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये है, तब मैं आपके साथ रिलेशन में आऊंगा। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कर सकते जी। लेकिन नंबर्स की नॉलेज के साथ हम दूसरे को समझकर और अपने को समझकर प्रैक्टिकली उस पे वर्क आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स द एसेंस बिटवीन ऑल द रिलेशनशिप्स, कि अगर आप ठीक करना चाहो ना तो रास्ते तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। जी। आप अपने को भी समझो और अपने पार्टनर को, उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट, नॉट कॉम्प्रोमाइज। मतलब बेसिक नेचर को समझ सकते हैं। हाँ, आप बेसिक नेचर को समझ सकते हो। आपको मालूम है कि आप यहाँ जिद्दी हो लेकिन आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड बहुत इमोशनल है, तो आप ये कर सकते हो कि जब आपकी जिद थोड़ी सी आपको कम लगे तब आप उसको प्यार से समझाओ तो वो वापस आपके पास है। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग इनके पीछे, कि अगर आप वाकई में नंबर्स को जान लो, क्योंकि देखो एस्ट्रोलॉजी सीखना मुश्किल है लेकिन नंबर्स को समझना आसान है। ओके, ठीक है ना। नंबर्स के पीछे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि किसकी दृष्टि किस पे, आपका नंबर है जी, है ना, वो सामने वाले का नंबर सामने वाले का नंबर है, आप बस नंबर्स को समझो और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करो। जी। ठीक है मैम, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप पर? बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी हमने पहले डिस्कस करा कि डेट ऑफ बर्थ में हम 2 चीज निकालते हैं, ठीक है, एक आपका भाग्यांक, एक आपका मूलांक। तो आप भाग्यांक को तो अलग कर दीजिए, वो आपके लिए वर्क कर रहा है, वो आपके भाग्य पे वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम मूलांक की बात करते हैं तो वो आपकी नेचर को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट जो है, आपका जो बेसिक नंबर है उसका बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे 1 नंबर वाले के साथ कंफर्टेबली रहेंगे 2 और 5, ओके, क्योंकि ये इमोशनल नहीं है 1 नंबर वाला, ठीक है जी। ये बहुत स्टैंड लेता है अपने लिए, बहुत इमोशनली चीजों को नहीं सोचता है। 2 नंबर वाले के साथ आपको न्यूमरोलॉजी में समझना होगा कि 3 तरह के नंबर होते हैं। एक हमारे अति मित्र जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जी, और जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में भी जानते हैं कि सूर्य के मित्र कौन कौन है। इसी तरह सूर्य के नंबर के मित्र कौन कौन है, ठीक है। 2 नंबर चांद को रिप्रेजेंट करता है, चांद के मित्र कौन कौन है, ठीक है। तो उसके मित्र जो हैं वो अच्छे रहेंगे उसके साथ, जो उसके शत्रु हैं जैसे 5, ओके, 1, है ना, जी। तो वो उसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। चांद तो बहुत इमोशनल है और चांद का बुध के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, तो उसके साथ 3 नंबर वाले की भी नहीं पटेगी, जो 5 नंबर वाले की भी नहीं पटेगी, 3 की नहीं पटेगी, जो लोग बहुत प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सूर्य के साथ वो थोड़ा सा सप्रेस महसूस करता है, चांद को रोशनी किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है, जी, ठीक है। तो वो उसके तेज के साथ थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, तो इसको आप बोलोगे कि सम रिश्ता चलेगा, बहुत अच्छा नहीं चलेगा, है ना। इस तरह आपका जब 3 नंबर है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 8 नंबर के साथ नहीं चलेगी, ओके, है ना जी। वो हर चीज में प्रैक्टिकल है, उसको ज्ञान नहीं, उसको रिजल्ट ओरिएंट देखना है, प्रैक्टिकलिटी देखनी है 8 नंबर को कि प्रैक्टिकल किस तरह काम हो रहा है जी, इसको ज्ञान देखना है कि लॉजिकली कैसे चीजें चल रही है। ऐसे ही 4 नंबर राहु का नंबर हो गया, ये 1 नंबर के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, सूर्य और राहु मिलकर तो ग्रहण बन जाता है। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नंबर है जो सम है जिसके शत्रु नहीं। ओके, 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है
जो आपके अंदर शत्रुता देखता ही नहीं, वो आपकी कला देखेगा, आपका इम्पैक्ट देखेगा, उसकी किसी नंबर से शत्रुता नहीं है। लेकिन अगर उसके अति मित्र नंबर मिल जाए, जैसे खुद 6 और 9, तो वो बहुत खुश रहेगा। ओके 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है आध्यात्म को, शांति को। ओके तो जो नंबर आध्यात्म और शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसी झगड़ों में जाएगा ही नहीं, तो इसका भी कोई शत्रु नंबर नहीं है जी ठीक है। ऑलमोस्ट सभी नंबरों के लोगों के साथ ये एडजस्ट करना जानता है, ओके ठीक है, अवॉइड करना जानता है डिस्कशन को, ठीक है। 8 नंबर वही 3 नंबर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। 9 नंबर इतना स्ट्रांग है अपने आप में, लॉजिकली बात करता है, तो इसका भी ऐसा कोई शत्रु नंबर नहीं है जी तो आप 9 नंबर वालों को देखेंगे कि उनका एक वर्चस्व होता है मंगल होने की वजह से, और वो लॉजिकली बात करते हैं। तो चाहे इमोशनल बंदे से आप लॉजिक पे बात करो, ठीक है, चाहे आप प्रैक्टिकल बंदे से, लॉजिक के लिए जनरली कोई अपोज नहीं करता, और 9 नंबर अपने आप को बहुत अच्छे से लॉजिकली समझा देता है, तो इसलिए इसका भी कोई शत्रु नहीं है। और 5 नंबर बिल्कुल मिडिल में आता है, तो बोला जाता है कि ये सभी नंबरों के साथ लगभग कंपैटिबल हो जाता है, ठीक है जी 2 और 5 बहुत मुश्किल से साथ निभा पाते हैं, बिल्कुल अलग नेचर है। और एस्ट्रोलॉजी में तो बोलते हैं कि चंद्रमा की कहना चाहिए नाजायज संतान थे बुध, तो उन दोनों के बीच में दुश्मनी थी। ओके 2 और 5 का कभी नहीं पड़ता, 1 और 7 का कभी नहीं पड़ता। बाकी सब चीज़ों में तो आप फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है ना, ये नहीं होता। 2 और 7 का अच्छे से हो जाता है, जबकि वो केतु है और वो चंद्रमा है, लेकिन फिर भी वो दोनों इतनी दिक्कत नहीं करते, जी ठीक है जी सो इस तरह से आप नंबर्स को अपनी बर्थ डेट को देखकर भी डिसाइड कर सकते हो कि मेरा किसके साथ अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। और ये केवल रिलेशनशिप के लिए नहीं है, जब आप बिजनेस पार्टनरशिप के लिए जाओ, जब आप ऐसी चीज़ों के लिए जाओ, तब तो आप कैलकुलेट करके डिसाइड कर सकते हैं ना। रिलेशनशिप में तो आप इमोशंस में चले गए, एग्जैक्टली पहले किसी का नंबर पूछ के नहीं जाएंगे कि ओहो तुम्हारा नंबर 7 है और मेरा 1, नो ये रिलेशनशिप नहीं होगा, जी जी है ना। लेकिन बिजनेस में तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल। वर्क में तो आप ये कर सकते हैं कि आप पहले चेक कीजिए कि ये मेरा मित्र नंबर है या मेरा सम नंबर है या मेरा शत्रु नंबर है। अगर शत्रु नंबर है तो मत जाइए जी क्योंकि वो भी नहीं चलेगी, ठीक है। बिल्कुल सो इसलिए डेट ऑफ बर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी मैम, इफ वी टॉक अबाउट न्यूमरोलॉजी, तो क्या नंबर का इम्पैक्ट जेंडर वाइज अलग होता है या सेम होता है? देखिए नंबर का इम्पैक्ट तो नंबर का इम्पैक्ट है। सूर्य भेदभाव नहीं करता ना अपनी रोशनी देने में, जी तो वो तो एक स्त्री के लिए भी वैसा ही है, वो एक पुरुष के लिए भी वैसा ही है। अब आप कह सकते हैं कि काल, समय और कारण यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है जी आप एक इंडियन सिनेरियो में बात करते हैं तो हम सबका माइंडसेट अब ऐसा हो चुका है। एक नंबर का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम शुरू से चलते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग नंबर है, हर चीज के लिए स्टैंड लेता है, अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। एक लड़के के अंदर भारतीय समाज के अकॉर्डिंग ये वाली स्पेशलिटीज हो तो वो कितना स्ट्रांग है। वहीं अगर आपके आने वाली बहू हर चीज के लिए स्टैंड ले, हर चीज में आपसे सवाल पूछे जी और हर चीज में अपने हस्बैंड को क्वेश्चन करे या बाहर सोसाइटी में खड़े होकर स्टैंड ले, तो बहुत कम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस जो हमने बनाया है, ठीक है। अब 2 नंबर का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, एक भावुक पुरुष रो जाए, ये तो गलत नहीं है ना, रो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल हो सकता है, लेकिन वो बेचारा इंडिया में है ना, इसलिए वो किसी के सामने नहीं रोएगा, क्योंकि हम तो अपने बेटे को सिखाते हैं लड़के रोते नहीं बेटा, लड़कों को दर्द नहीं होता बेटा जी, भाई उसको भी दर्द होता है, वो भी रो सकता है जी। हाँ, दूसरी तरफ वही लेडी बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, बात बात पे रो देती है, आप सबकी सिंपैथी उसके साथ चली जाएगी, अरे बेचारी बहुत प्यारी है, ये तो किसी से बहस भी नहीं करती, जबकि ये एक अच्छी बात तो नहीं है ना जी, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये चीज है कि नंबर्स का फर्क किसी के ऊपर भी कुछ नहीं है, सबके ऊपर सेम है। वो आपका
प्लेस है, आपका समाज है जो उसमें फर्क बना देता है। ओके। अदरवाइज आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। 1 नंबर वाले आइडेंटिटी के लिए बात करते हैं, 2 नंबर वाले इमोशंस के लिए बात करते हैं, 3 नंबर वाले जुपिटर का नंबर है, नॉलेज के लिए बात करते हैं, 4 नंबर राहु का नंबर है, बहुत मेहनती होता है। आप देखेंगे आप उससे कोई भी काम करा ले, अपनी मेहनत से अपने को स्टैंड कर लेता है। 5 नंबर बुध का नंबर होता है, सभी जगहों पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बहुत सारा बोलता है, ठीक है, और सबको अपना फ्रेंड बना लेता है। 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, ब्यूटी से प्यार करते हैं। आप इनका घर जाके देखिए, सजा के रखेंगे, पेड़ पौधों से प्यार होगा। आप अगर उनको अच्छे लगे तो तुरंत अप्रिशिएट करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे। 7 नंबर केतु का नंबर होता है, आध्यात्म में जाने लगता है, धीरे धीरे आध्यात्म को अपनाता है, किसी से फालतू की बहस में नहीं पड़ता, ठीक है। 8 नंबर शनि का नंबर है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, रिजल्ट ओरिएंटेड। 8 नंबर वाली लेडीज को बहुत दिक्कत होती है अपनी मैरिज में और बच्चों के साथ। ओके। बिकॉज उनको रिजल्ट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, ठीक है। घर के अंदर भी आपने शूज यहाँ क्यों रख दिए, शू रैक में क्यों नहीं रखे, आपने अपना ये काम क्यों नहीं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी कम टोका टाकी करें, है ना। 9 नंबर वाली लेडीज जो होती हैं वो अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग रखती हैं, मंगल का नंबर होता है, चीज़ों में बैलेंस कर लेती हैं जी। और 8 नंबर वाले लोग इन्फिनिटी साइन है ना 8, तो वो क्या है, उनको सब चीज़ कंप्लीट चाहिए। आप थोड़ा सा भी, मतलब आपने बहुत सारे काम कर दिए बट एक छोड़ दिया, वो उसको पिन पॉइंट कर देगी कि अरे ये क्यों नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं करना जानते वो लोग, तो दिक्कत होती है उनको बहुत। और 9 नंबर वाले जो है वो मंगल की वजह से स्ट्रांग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी स्ट्रांगनेस आपके ऊपर लगाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। वो जितनी हेल्प अपने बच्चे की कर सकते हैं या अपने जीवन साथी की कर सकते हैं, उतनी ही हेल्प अगर सड़क पे कोई उनसे हेल्प मांगे तो उसकी भी कर देंगे। उनके लिए मानवता बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार जैसे हम रिलेशनशिप पे चल रहे हैं ना जी, तो मान लीजिए 9 नंबर का मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मुझे उससे जानते हैं हमेशा क्या शिकायत रहेगी, आप मुझे स्पेशल ट्रीट नहीं कर सकते, जैसा आप मुझे ट्रीट करते हैं वैसा ही आप सभी को ट्रीट करते हैं, तो क्या फर्क है मेरे में और बाकी सब जी। वो फर्क नहीं करता। अगर हेल्प चाहिए तो वो अपने प्यार करने वाले को भी उतनी ही हेल्प करेगा जितनी सड़क चलते हुए व्यक्ति को कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो इस तरह से नंबर हमारी लाइफ को डिसाइड करते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं हम कर सकते, बस वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में कौन क्या वर्क कर रहा है। देखो एक लड़के के लिए बड़ा कंफर्टेबल है, रास्ते में किसी की भी हेल्प कर देगा, हमारे समाज में लड़कियां नहीं कर पाती जी। तो बस इतना ही फर्क है जेंडर वाइज। ओके जी। मैम, जहाँ शादी के लिए कुंडलियाँ मिलवाई जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, शादियाँ भी टूटती हैं, तो इसे क्या कहेंगे, कुंडली दोष कहेंगे या नंबर की कंपैटिबिलिटी नहीं है? ओके, देखो पहले से कुंडलियाँ मिलाने का चलन बीच में बहुत कम हो गया, ठीक है, और कंपैटिबिलिटी क्वेश्चंस बीच में बहुत कम थे। लेकिन अब जैसे जैसे सोसाइटी का सिनेरियो बदल रहा है जी, तो ये कहना चाहिए एक नेगेटिव टूवर्ड्स जा रहा है। पहले आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ विवाह विच्छेद नहीं होता, तलाक इज अ उर्दू वर्ड, ठीक है। उनके यहाँ शुरू से इस चीज को रखा गया कि आप अलग हो सकते, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। केवल एक हिंदू शादी ऐसी शादी होती है जो धर्म के रूप में जोड़ी जाती है, तांत्रिक क्रियाएं करके दो आत्माओं को एक किया जाता है, ठीक है। तो बीच में नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा डिवोर्स होने लगे, तो एक नई चीज सामने आई है कि पेरेंट्स के अलावा खुद बच्चे भी जानना चाहते हैं कि जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ मेरी उसके साथ कंपैटिबिलिटी कैसी है। ओके। फिर वो कुंडली के थ्रू भी जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपनी कुंडली की डिटेल नहीं मालूम, टाइम का कंफ्यूजन है, ईयर का कंफ्यूजन है जी। किसी की मम्मी पापा ने नहीं बताया, या कुछ बच्चे मम्मी पापा से मांग नहीं सकते जी। सोशल सिनेरियो है कि आप नहीं बता सकते कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए चाहिए या मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलवाने के लिए चाहिए। तो यहाँ हम न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है कि हम उनकी नंबर कंपैटिबिलिटी देखें। ओके। देखिए नंबर भी ग्रहों से जुड़े हैं, ठीक है, तो आपके ग्रह किस तरह जाएंगे बहुत कुछ नंबर्स से भी समझ में आ जाता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा नंबर किस तरह की नेचर का है, तो नेचर भी पता चलती है। तो
ये जो रिलेशनशिप के अंदर ये वाली कंपैटिबिलिटी है, यहाँ कुंडली भी काम करती है, नंबर्स भी काम करते हैं जी। रही कुंडली दोष की बात, देखिए आप किसी से प्यार करते हो तो पहले तो कुंडली नहीं मिलाते, लेकिन जब आप बाद में मिलाते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि गुण मिले या ना मिले, जी। दोष ना हो, क्योंकि दोष होने पे आगे क्या होता है, परेशानी होती है ना। अब मंगल दोष बहुत ही कॉमन है, जनरली सब लोगों को पता होता है कि मंगल दोष है जी। और लोग डरते भी बहुत है। देखिए डरने की बात नहीं है, लड़कियों की कुंडली में, खास तौर से हिंदू लड़कियों की कुंडली में मंगल दोष उतना इम्पैक्ट नहीं करता। इसका एक कारण है, जब हम विवाह संस्कार में बंधते हैं तो लड़के की कुंडली हमारी लड़कियों की कुंडली पर एक वर्चस्व ले लेती है। ओके। तो लड़की का मंगली होना उतना वैल्यूएबल नहीं हुआ, लड़के का मंगली होना होता है, और पार्टनर की सेहत को भी वो इफेक्ट करता है। तो आप उसकी मंगल शांति कराइए, ठीक है। आप उसका शनि चेक कीजिए, शनि क्या है, क्विट करना सिखाता है, ठीक है। तो जब आपका शनि खराब है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर आपके कुंडली के प्रथम, चौथे और सातवें भाव में शनि है तो आपकी शादी टूटने की संभावना है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि पहले आप एक कुंभ विवाह कर लीजिए और फिर उसके बाद ओरिजिनल शादी के लिए जाइए, ठीक है। सो ये चीजें दोष के ऊपर वर्क करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाते हो तो आपके मूलांक पे वर्क करना इम्पोर्टेंट, एंड आपके नंबर जो नेम्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे डेट ऑफ बर्थ, हाँ, पर नंबर्स का रोल हमारे नेम्स में भी है, ओके, ठीक है। जी। हमारा नाम किस तरह से है और उसका फाइनल नंबर क्या है वो भी चेक किया जाता है। आप देखिए कितने सारे सेलिब्रिटीज को देखते हैं, किसी ने डबल ए किया है, किसी ने कोई चीज चेंज की है, किस लिए, क्योंकि वो नाम, जो आपका नाम पुकारा जा रहा है, वो कौन से नंबर पर आता है, ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी बिटिया हुई और मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो है बड़ी कंफर्टेबल रहे और इसको नेम फेम भी मिले, तो मैंने उसको एक नाम ऐसा दिया जिसका टोटल एक आता है, सूर्य, नेम, फेम, घर में उसका वही नाम बोला जाता है। एक नाम मैंने उसको ऐसा दिया जो उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रीटी मच कंफर्टेबल है, नंबरों का मैच करता है, जो उसका भाग्यांक है वही उसके नाम का भी टोटल है, ओके। तो भाग्य के साथ नाम की कंपैटिबिलिटी आ गई, तो ये भी आपके ऊपर वर्क करेगा। अब मान लीजिए आपके पार्टनर का आपको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, लेकिन नाम तो पता है ना, तो आप उस नाम के नंबर्स को देखिए और अपने नाम के नंबर्स को देखिए, और जैसा हमने पहले जिक्र किया था कि हमें क्या चेक करना है कि वो नंबर्स आपस में अति मित्र हैं, जी, ठीक है, तो बहुत अच्छा, आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। मित्र हैं तो 60-70% मान लीजिए, सम है तो आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे डिसएग्री होते हुए, लेकिन शत्रु हैं तो फिर कंपैटिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं बनेगी, और आजकल के सिनेरियो में तो फिर ये डाइवोर्स का कारण बन जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह हमें नाम के नेम न्यूमरोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास कुंडली मिलाने आए और मेरे पास बाकी डिटेल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उस नाम को टोटल करूँगी, सरनेम को टोटल करूँगी, ठीक है जी, और लड़की के वधू के नाम को और सरनेम को टोटल करूँगी। मेरे पास अब नंबर्स आ गए दोनों के नाम के, ठीक है जी। अब मैं इन नंबर्स में ये चेक करूँगी कि इसके पहले नाम का, यानी कि आपके नाम का क्या टोटल है, और उसके नाम का क्या टोटल है, क्या ये नंबर आपस में दोस्त है, क्या ये नंबर आपस में शत्रु है, ठीक है। फिर दूसरा मैं चेक करूंगी सरनेम का क्या टोटल है, ठीक है, और इंडियन सिनेरियो में सरनेम चेंज हो जाता है, तो मैं एक बार चेंज नाम का टोटल भी चेक करूंगी लड़की, ठीक है, तो वो क्या आ रहा है। अब ये नंबर आपस में मित्र हैं। तीसरा मैं चेक करूंगी पूरे नाम का टोटल क्या है, ठीक है, तो पूरे नाम का टोटल भी मैं ये देखूंगी कि मित्र है, अति मित्र है, सम है या शत्रु है। शत्रु है तो मैं कहूंगी बेटा आपकी कुंडली मिलती ही नहीं, नाम से भी मैं आपकी शादी नहीं सुझा सकती। लेकिन 50 में से अगर मैं उन्हें नंबर देती हूँ और वो 25 से नंबर ज्यादा आते हैं, तो मैं कहूंगी आप ये शादी कर सकते हो,
ठीक है जी। उससे कम आते तो मैं कहूँगी बेटा आप लोगों के गुणों का मिलान इतना अच्छा नहीं है कि आप कंफर्टेबल हैं। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग ऐसे ही खड़े खड़े भी चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है 7 तारीख, ठीक है जी। उसका मूलांक है 7 और लड़की का मूलांक है 3। ये बन गया पूरी तरह से होल नंबर 10। ओके। ठीक है ये कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी। ओके। ठीक है जी। ये बहुत अच्छा रहेगा। 7 नंबर है, इधर ये इसका सम नंबर है, तो ये वाली कंपैटिबिलिटी आप कहिए 60% रहेगी। ओके। ठीक है 7 नंबर है और उधर 1 नंबर है, ठीक है तो भी केतु और सूर्य आपस में अच्छा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन एक तरफ 1 नंबर है और एक तरफ 4 नंबर है, ये बिल्कुल ही कट्टर शत्रु है, तो आप साफ मना कर दीजिए कि चलेगी ही नहीं। जी जी। ठीक है सो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुंडली अवेलेबल है तो कुंडली के अकॉर्डिंग देखिए सिंपली आप आजकल बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, आप क्या करते हो उस पर डालते हो और टोटल देख लेते हो। कुंडली में केवल वही गुण नहीं मिलाए जाते, कुंडली में बहुत सारी चीजें देखी जाती। कुंडली में ये भी देखना चाहिए कि किसका ग्रह जो कमजोर है क्या वो स्त्री के ग्रह से पूरा हो रहा है। ठीक है मेरा एक लड़के का बुध कमजोर है, मैं स्त्री का स्ट्रॉन्ग बुध लेकर आऊं तो ये इसको पूरक करेगा। ओके। ठीक है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी होगी, केवल वही गुण नहीं होते जो सामने दिख रहे हैं। जी। और कई बार गुण मिल रहा होता है लेकिन दोनों के ही शनि खराब है, तो हम दोनों से ही कहेंगे कि बेटा आप दोनों पहले अलग अलग एक मैरिज कीजिए, यानी कि कुंभ विवाह कीजिए जिसमें भगवान से विवाह कराया जाता है, और फिर आपस में कीजिए। ओके। अगर हम बचा सकते हैं तो क्यों नहीं। एंड फिर हम उनकी नंबर कंपैटिबिलिटी चेक कर लेते हैं अगर उनके पास डिटेल नहीं है तो। जनरली इंडियन सिनेरियो में कुंडली आती है पहले एंड आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तब हम न्यूमरोलॉजी पे जाते हैं। ओके। क्योंकि न्यूमरोलॉजी माना जाता है एक वेस्टर्न पैटर्न, जबकि मुझे ऐसा लगता है दैट्स अ मिथ, क्योंकि इतने फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप हीरो के बारे में भी जानते हैं, उनका खुद का कहना था अपनी बुक्स में कि वो इंडिया रहकर सीख कर गए। ठीक है स्पेरिल हैं उनके बारे में भी लोग जानते हैं, उनकी बुक है नंबर ऑफ कबाला, ठीक है बहुत अच्छी बुक है न्यूमरोलॉजी के लिए द बेस्ट बुक। और वो उसमें उन्होंने साफ संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उन्होंने साफ लिखा है कि वो यहाँ रहकर एक योगी जी के पास रहे और उनसे उन्होंने वो सब चीज़ें सीखी। ठीक है फिर उन्होंने उसको कबाला के साथ जोड़ा और बहुत सिंपल मेथड्स बनाए। जी तो न्यूमरोलॉजी का उदय ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड है कुछ चेंजेस उन्होंने किए, उस चेंजेस के साथ है, पर हमारी संस्कृति और हमारी भारतीय न्यूमरोलॉजी भी शुरू से चली आ रही है। तभी तो हमने बहुत सारे 7 नंबर जैसे मैंने कहा कि कंफर्टेबल नंबर है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। देखिए ना हमारी सारी चीजें 7 है जी, सप्तऋषि है, 7 नदियां हैं, 7 लोग हैं, ठीक है सब किससे जुड़े हुए हैं, नेचुरल चीजों से, आध्यात्म की तरफ। ठीक है 9 मैंने बोला शक्ति का नंबर है, क्या है 9 देवियां हैं, देवियों को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर भैरव को अष्ट भैरव शिव जी के अष्ट रूपों को संपर्क करता है। ठीक है आपका 3 नंबर जो है वो नारायण को कहता है। ठीक है लक्ष्मी नारायण कहना चाहिए, खाली नारायण नहीं, वो किसको पति पत्नी बच्चे उनको रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर वाले घर का बहुत ध्यान रखेंगे। अच्छा तो इस तरह से नंबर्स एंड कुंडली वाकई में मिलाने चाहिए, करने चाहिए, रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है अगर आप समझदारी डेवलप कर लें वो तो रिलेशनशिप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। और रेमेडी पूछ लें, भाई ज़रूरी नहीं अगर आपके पास शादी हो गई है उसके बाद दिक्कत आ गई है तो आइए ना, बहुत सारे लोग हैं हम आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है क्योंकि ऐसा नहीं कि जो उपाय शादी से पहले हो सकता है और अब शादी हो गई तो कोई उपाय ही नहीं है। हम उपायों से ग्रहों के प्रभाव को खत्म नहीं कर सकते। आपको इतना स्ट्रांग बना सकते कि आप उसे सह लें और आप उसके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएं और आपकी समझदारी डेवलप हो जाए। अब मैम बात करते हैं कि कौन से वो मूलांक हैं जिनकी जोड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, है ना जी। जैसे 1 नंबर के अति मित्र कोई नहीं,
भाई सूर्य की रोशनी के पास कौन इतना अतिमित्र जा रहा है, ओके, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर है जिनकी नेचर उसके नंबर से मिलती है, ओके, ठीक है। तो 9 नंबर उसका मित्र है, कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा 7 नंबर भी उसका मित्र है, कोई परेशानी नहीं होगी जी। आपको, ठीक है। तो आप 2 और 5 हटा दीजिए जो उसके शत्रु हैं, और 4 नंबर, बाकी सारे नंबर्स के साथ सूर्य वाला कंफर्टेबल रहेगा, ओके, ठीक है। तो आप इसमें 2 लीजिए, 3 लीजिए। सूर्य और जुपिटर का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत अच्छा है कि एक स्टैंड लेने वाला और एक समझदार जी। तो इस तरह से उन ग्रहों को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ों के साथ भी आप देख सकते हैं। और कभी कभी हमें बहुत लंबी नंबरिंग याद नहीं होती, तो आप ये याद रख सकते हो कि भाई ये दुश्मन नंबर है और बाकी बचे हुए दोस्त नंबर। ओके, लेकिन जो दोस्त है, सूर्य का अति मित्र कोई नहीं है, तो इसलिए हमने उसे अलग नहीं करा। अब अगर हम चंद्रमा पे आते हैं, 2 नंबर पे आते हैं, तो इसके अति मित्र हैं, इसके अति मित्र 6 है, 9 है, इनके साथ ये बड़ा कंफर्टेबल है। बाकी जो नंबर हैं उनके साथ ये थोड़ा सा कम कंफर्टेबल है, ओके, ठीक है। जैसे 3 के साथ है ना, जैसे ये 4 के साथ कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन ये 5 के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, ओके, है ना, वो इसका शत्रु नंबर हो गया। तो आप देखिए कि 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 9 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, तो के साथ रिलेशनशिप में कंफर्टेबल रहेगा, ओके, ठीक है। अब आप आ जाइए 3 नंबर पर। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, अच्छा नंबर है, इसके अति मित्र भी हैं। जुपिटर को सूर्य बहुत पसंद है, सूर्य उसके अति मित्र में आ गए आपके, ठीक है। चंद्रमा के साथ इनकी अच्छी बनती है, ठीक है, तो ये यहाँ इनके मित्रों में आ गए। शनि के साथ ये सम है, 8 नंबर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, ठीक है। इनके शत्रु नंबर जो है वो 2 है, ओके, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से करना है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है, ठीक है। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल चीज़ों के साथ उतना अच्छा नहीं चलेंगे, ठीक है। तो 6 नंबर और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर देता है आपको, कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, उधर आप बहुत सजावट पसंद और ये सब चीज़ें पसंद हो। 2 नंबर के साथ बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि वो बहुत इमोशनल है, ये बहुत प्रैक्टिकल और मेहनती ये व्यक्ति है। लेकिन ये बुध के साथ कंफर्टेबल है, 5 के साथ कंफर्टेबल है जी। बहुत, ठीक है। ये चंद्रमा के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, सप्रेस होता है, इसलिए इसको आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते जी। ये आपके लिए जो है 7 नंबर के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। 9 नंबर के साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा। 9 नंबर के साथ मंगल राहु थोड़ा सा प्रेस रखता है, तो 1 नंबर थोड़ा सा सप्रेस हो और 1 उठा हुआ हो तो वैसे ही कंफर्टेबल हो जाएंगे वो दोनों। फिर आप 5 पे आ जाए, 5 किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता, 5 के साथ लगभग सारे नंबर कंफर्टेबल है, बस वो चंद्रमा के साथ कंफर्टेबल है, क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी की माने तो चंद्रमा के पुत्र थे बुध, और बुध जो है वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उसके साथ जो है कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी अपना पुत्र माना नहीं, ओके, ठीक है। तो वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ओके, ठीक है। चंद्रमा दुश्मनी नहीं करता, इसलिए चंद्रमा के साथ हमने बोला वो नंबर अगर काम में है और उसमें है और सप्रेस होकर रह सकता है तो ठीक है, लेकिन 5 नंबर कभी भी चंद्रमा को कंफर्टेबल नहीं होने देते। तो आप याद रखिए कि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही खराब हो जाता है। फिर उसके बाद 6 नंबर वीनस का नंबर है, वो सिर्फ ब्यूटी देखना चाहता है सब में, इसका कोई शत्रु नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी नंबर इसके साथ कंफर्टेबल है। और 6 और 9 इसके अति मित्र हैं, यानी कि खुद 6 वाले 2 लोग मिल जाए, ब्यूटी को अप्रिशिएट करने वाले 2 लोग मिल जाए, तो वो तो बहुत ही कंफर्टेबल है जी, ठीक है। और 9 नंबर के साथ भी ये बहुत, क्योंकि ये ब्यूटी को प्रेज करता है और वो ह्यूमैनिटी को प्रेज करता है, तो ब्यूटी और ह्यूमैनिटी तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 6 के साथ 6 और 9 बहुत कंफर्टेबल जी। 7 नंबर मैंने आपको पहले बोला केतु का नंबर, किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करना, इससे कोई शत्रु नहीं, ये लगभग सभी नंबरों के साथ कंफर्टेबल है। 1 नंबर के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाता है, और चंद्रमा के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके साथ ग्रहण बनता है इसका, ठीक है। तो 7 के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चलेगी नहीं, पर चंद्रमा के साथ नहीं चलेगी केतु, आपको पैसों की भी प्रॉब्लम आने लगती है,
क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बात है कि राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। ओके। तो 1 और 4 बिल्कुल नहीं चलेगा, 7 और 2 बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, फिर आप 8 नंबर पे आ जाए। 8 नंबर बहुत प्रैक्टिकल है, ज्ञान से उसको ऐसा कुछ नहीं है, उसको सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, तो वो 3 के साथ नहीं चलता। ओके। बाकी सभी नंबरों के साथ कंफर्टेबल है। 9 नंबर भी सभी नंबरों के साथ कंफर्टेबल है, 9 को 9 के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ही बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज एक दूसरे को काटने लगती। ठीक है, दोनों ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो किसी एक को तो एडजस्टमेंट करना है ना, तो इस वजह से 9 को 9 के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी ठीक है जी। 6 के साथ बड़ा कंफर्टेबल है 9, बहुत ही कंफर्टेबल। ठीक है, सूर्य के साथ भी कंफर्टेबल है 9। ठीक है, लेकिन 8 के साथ कंफर्टेबल नहीं है। 8 के साथ कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये शनि और ये मंगल, शनि और मंगल मिलके थोड़ी सी स्थिति ऐसी कर देते हैं आपकी कि आप एक तो ह्यूमैनिटेरियन रिजल्ट ओरिएंटेड, दोनों चीजें एक दूसरे से थोड़ी सी अपोजिट है ना। ह्यूमैनिटेरियन लोग नहीं देखते कि रिजल्ट क्या है, वो पहले काम करते हैं, बाद में रिजल्ट के बारे में सोचते, तो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो जाती है बस। मैम एक और बात है, और मुझे लगता है हर यंगस्टर इस बात को ज़रूर सुनना चाहेगा, इस सवाल का आंसर ज़रूर चाहेगा। क्या एक आइडल पार्टनर जो है वो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, या 16 सोमवार ही एकमात्र सहारा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कि 16 सोमवार एकमात्र सहारा है जी। और हम यहाँ इतने सारे ग्रहों की बात करें, आपने 16 सोमवार का जिक्र किया। हाँ। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगी, मात्र एक शिव जी पर जल चढ़ाने से आप अपने सारे ग्रहों को ठीक कर सकते। तो शिव पूजा यंगस्टर्स को जरूर करनी चाहिए। ठीक है जी। और इसमें हम डीप डाउन नहीं जाएंगे क्योंकि हम 16 सोमवार की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 16 सोमवार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। शादी अगर आपकी होनी हो, आप सोमवार वाले दिन चने की दाल को रात को संडे को भिगो दीजिए। आपकी शादी नहीं हो रही है तो सुबह उसका लेप बनाइए और शिव जी को जैसे चंदन लगाते हैं ऐसे उन पे चढ़ाइए। स्वर्ण लेप के बराबर माना जाता है और शादी के रिजल्ट मिलते हैं आपको, जल्दी आपकी शादी होती है जी। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन। देखिए, मैनिफेस्टेशन करने का पर्टिकुलर एक तरीका होना चाहिए। पहले तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना हो जी, डेस्परेशन ना हो। डेस्परेशन और कंफ्यूजन जो है आपकी मैनिफेस्टेशन को खराब कर देती है। ओके। और मैनिफेस्ट करके आप अपने पार्टनर को ही नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो जी। तो यस, मैनिफेस्ट किया जा सकता है अपने लिए एक अच्छा पार्टनर। अगर आप ये मानते हैं कि मेरी शादी के बाद की जिंदगी बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल और बहुत फाइनेंस कंफर्टेबल होगी, मैं हेल्दी भी रहूंगी, मेरे ये बच्चे होंगे, तो आप इसे मैनिफेस्ट कीजिए, पर इसको बांधिए मत। कंफर्ट लेवल पर मत लेके आइए कि अच्छा आज ऐसा था कल ऐसा था। मैनिफेस्टेशन में अगर आप एक ही चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। ओके, ठीक है। उसके लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, अरे भगवान जी मैं तो कितने दिनों से ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, नहीं रहा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं। आप अपनी चीजों को डिसाइड कीजिए, या आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहते तो फिर उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मैनिफेस्ट कीजिए। ओके। लेकिन ये मैनिफेस्टेशन पूरी तब होगी जब उसका भी कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट हो। यूनिवर्स सब कुछ जानता है, सबकी वेव्स पकड़ता है। ठीक है, सबके माइंड की वेव्स, सबके बोली हुई चीजें, पानी सबकी चीजों को पकड़ता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा आपसे दूर भाग रहा है और आप उसकी तरफ भाग जी। तो सोच के मैनिफेस्ट कीजिए, डेस्परेशन के बिना मैनिफेस्ट कीजिए। और इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब क्या हुआ, हमारे नारायण। हम बोलते हैं ना कि नारायण के अंदर सारी शक्ति, सारी दुनिया समाई है। तो आप सोचिए, आप नारायण से मैनिफेस्ट करें। ओके। तो उसको पॉजिटिव माइंड के साथ, और ये माइंड के साथ कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो जी। डेस्परेशन नहीं कि 4 दिन में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, नहीं। आपने कह दिया और आप उसको कंसिस्टेंसी में कह रहे हैं जी। तब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। एंड 11:11 सुबह के और रात के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, ठीक है जी। आप उसको उस टाइम पे मैनिफेस्ट कीजिए और क्लियर मैनिफेस्ट कीजिए और यूनिवर्स को बताइए कि आपको उस पर पूरा भरोसा है कि आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, बहुत फेमस सी मूवी थी ना वो, शाहरुख खान की, उसमें डायलॉग था कि कायनात भी आपको आपकी चाहिए हुई चीजों से मिलाती है। तो कायनात वाकई में आपके लिए ये काम करती है क्योंकि वो नारायण है।
जी ठीक है, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। बस जी। यू हैव टू बी वेरी क्लियर टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। क्या बात है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको उनके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। थैंक यू सो वेरी मच मैम यहाँ पर आने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी रेडियो महारानी के व्यूअर्स के लिए? देखिए, मैं आप सबसे, यंगस्टर्स से, बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हमने शुरू में कर्म और भाग्य को डिस्कस किया था। जी। अगर वाकई में आपको लगता है कि आपको कुछ पाना है तो उसकी तरफ कर्म कीजिए, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, और साथ में भगवान पर भरोसा कीजिए कि वो आपके इन कर्मों का एप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको देंगे। उन्हें ये मत बताओ कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। हो सकता है आपने जो मांगा है उससे कहीं बेहतर रिजल्ट आपको मिले, क्योंकि देने वाला जो है वो आपकी अच्छाई आपसे बेटर जानता है। उसका स्क्रीन प्ले आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए क्या है। जी। तो भरोसा कीजिए और कर्म कीजिए। जी, थैंक यू सो मच Thank वंस अगेन। और व्यूअर्स, आप देखते रहें रेडियो महारानी 9.6 FM। कुछ